चलिए जी फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमने लास्ट लेक्चर में वेक्टर आर्किटेक्चर्स को देखा था और उन वेक्टर आर्किटेक्चर्स में बेसिकली कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं जिनको अगर हम सॉल्व करते हैं और तो कुछ इम्प्रूवमेंट्स आ जाती हैं और देखते हैं वो प्रॉब्लम्स क्या हैं और उनको फिर हम कैसे सॉल्व करते हैं और उनकी वजह से क्या इम्प्रूवमेंट्स हैं, क्या गेन्स हैं, क्या ऑप्टिमाइजेशंस हैं। तो सबसे पहले जी मल्टीपल लेन्स। हम लोगों ने देखा था जो वेक्टर आर्किटेक्चर्स हैं बेसिकली वन एलिमेंट पर क्लॉक साइकिल जो है वो प्रोसेस करते हैं। तो ये बहुत लो रेट है। हम चाहते हैं कि इससे ज़्यादा जो है वो मल्टीपल एलिमेंट्स जो हैं पर क्लॉक साइकिल प्रोसेस हों। आपका माइक्रो प्रोसेसर जो है वो मल्टीपल एलिमेंट्स जो हैं पर क्लॉक साइकिल उसे प्रोसेस करे। तो उसके लिए एक तरीका ये है कि भाई हम मल्टीपल पाइपलाइंस या लेन्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड पे पहले तो आप ये देखें कि ये जो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। तो अगर आपने दोनों वेक्टर्स को ऐड अप करना है तो ये दोनों वेक्टर्स के जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट बाय एलिमेंट ऐड होंगे। फॉर एग्जांपल ए नोट और बी नोट को सम करेंगे तो हमारे पास सी नोट आएगा, A1 B1 को ऐड अप करेंगे तो हमारे पास C1 आ जाएगा एंड सो ऑन। तो ये इन दोनों में बेसिकली हमने पाइपलाइन यूज़ की गई है और ये जो लेफ़्ट वाला इसके अंदर हम एक सिंगल पाइपलाइन यूज़ कर रहे हैं और जो राइट का माइक्रो प्रोसेसर है इसमें हम 4 पाइपलाइंस यूज़ कर रहे हैं। तो इसके अंदर एक सिंगल पाइपलाइन है। ये लेफ़्ट साइड पे माइक्रो प्रोसेसर है, ये इट कैन कंप्लीट 1 एडिशन पर क्लॉक साइकिल। ये जो माइक्रो प्रोसेसर है वो 1 एडिशन करेगा पर क्लॉक साइकिल और हमारा पर्पज़ ये है कि हम इस 1 साइकिल को 1 ऑपरेशन पर क्लॉक साइकिल को इम्प्रूव करें ग्रेटर देन 1 के लिए। तो फिर हम क्या कर रहे हैं, हम मल्टीपल पाइपलाइन यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे क्या हुआ है जी, आपने 4 पाइपलाइन यूज़ किए और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने अपने वेक्टर को हर पाइपलाइन में डिवाइड कर दिया। पहले ए नोट बी नोट एड अप हुआ, आपके पास सी नोट का आंसर आया। सेकंड पाइपलाइन में A1 B1 आपके पास C1 आंसर आ गया। थर्ड में A2 B2 आपके पास आंसर C2 आ गया और फोर्थ में आपके पास A3 B3 तो आपके पास C3 आंसर आ गया। तो ये तो आपके आंसर आ चुके हैं। जो रिमेनिंग वेक्टर के एलिमेंट्स हैं 9 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। तो फिर वो आपने 4 5 6 7 8 9 आपने इस तरह आपने वेक्टर को 4 पाइपलाइंस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो 1 क्लॉक साइकिल में आपके पास 4 एडिशंस वहाँ परफॉर्म हो रही हैं और ये जो 4 एडिशंस हैं यहाँ पे ये आपका एक एलिमेंट ग्रुप कहलाएगा। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्लॉक साइकिल में आपके C4 C5 C6 C7 तो ये चारों एलिमेंट्स कंप्यूट होंगे और वो नेक्स्ट एलिमेंट ग्रुप कहलाएगा एंड सो ऑन। ठीक है जी। तो ये आपके 2 माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, एक में एक सिंगल पाइपलाइन यूज़ हुई है और सेकंड में जो है वो आपकी 4 पैरेलल पाइपलाइंस यूज़ हो रही हैं और ये सिर्फ आपका अरिथमेटिक फंक्शनल यूनिट जो है वो पाइपलाइन है। इसमें की क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो ये जो आप मल्टीपल लेन्स या पाइपलाइंस यूज़ कर रहे हैं, जो एक सिंगल लेन होती है उसके अंदर क्या हो रहा है, पोर्शन ऑफ वेक्टर रजिस्टर फाइल, आपका एक जो वेक्टर है ये जो A1 to A9 है उसका कुछ पोर्शन जो है वो आपका एक सिंगल पाइपलाइन में होगा। नंबर 2 1 एग्जीक्यूशन पाइपलाइन फ्रॉम वेक्टर फंक्शनल यूनिट। ठीक है जी। तो एक लेन के अंदर, एक सिंगल लेन के अंदर आपका वेक्टर का कुछ पार्ट है, 0 4 8 एलिमेंट्स हैं और अरिथमेटिक या जो फंक्शनल यूनिट्स हैं वेक्टर फंक्शनल यूनिट्स वो अटैच होंगे। ठीक है जी। तो एक सिंगल लेन में आपका वेक्टर का पार्ट है, नंबर 2 आपके फंक्शनल यूनिट्स हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे 0 4 8 एंड सो ऑन ये एलिमेंट्स आपके एड अप होंगे और उनका रिजल्ट जो है इन वेक्टर्स में स्टोर हो जाएगा।
तो पैरेलल में 1 क्लॉक साइकिल में आपके पास 4 एलिमेंट्स जो हैं वो या एलिमेंट ग्रुप जो है वो आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है जी। ईच वेक्टर फंक्शन यूनिट executes vector instructions at a rate of 1 element group per cycle using multiple pipelines 1 per lane, ठीक है जी। तो जब आप मल्टीपल पाइपलाइन यूज कर रहे हैं तो आप ये कहेंगे कि आपका एक सिंगल क्लॉक साइकिल में एक सिंगल एलिमेंट ग्रुप एग्जीक्यूट हो रहा है। एक एलिमेंट ग्रुप के अंदर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हो सकते हैं। जितनी आप पाइपलाइन यूज़ करेंगे उतने ही एलिमेंट्स आपके एक सिंगल ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है जी। तो क्योंकि आप यहाँ पे 4 लेन्स यूज़ कर रहे हैं तो आप एक क्लॉक साइकिल में 4 एलिमेंट्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स आप एक सिंगल क्लॉक साइकिल में आप एक सिंगल एलिमेंट ग्रुप को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो वेक्टर कंप्यूटर्स कैन कंप्लीट अप टू 64 ऑपरेशंस पर क्लॉक साइकिल, ठीक है जी। ये यहाँ पे तो 4 लेन्स यूज रिप्रेजेंट की गई हैं, तो आप 64 तक ऑपरेशंस जो हैं पर क्लॉक साइकिल एग्जीक्यूट कर सकते हैं। टू अरिथमेटिक टू लोड स्टोर यूनिट अक्रॉस 16 लेन्स, तो आप 16 लेन्स होंगी तो लोड स्टोर और टू अरिथमेटिक ऑपरेशंस अगर आपके इस तरह की लेन्स हो, इस तरह की 60 लेन्स हो तो आप 1 सिंगल क्लॉक साइकिल में 64 ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है जी। ये इस मल्टीपल लेन्स में कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्वेश्चन है इसमें। तो इस मल्टीपल लेन से आप सिर्फ क्या अचीव कर रहे हैं, आप ग्रेटर देन 1 एलिमेंट प्रोसेसिंग जो है वो अचीव कर रहे हैं इन सिंगल क्लॉक साइकिल, ठीक है जी। और एक सिंगल क्लॉक साइकिल में आप जितने भी एलिमेंट्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो आपका कंबाइंड, उसको आप जो कह रहे हैं वो एक एलिमेंट ग्रुप का नाम दे रहे हैं, ओके जी। अब लास्ट लेक्चर में हमने देखा था आपके जो वेक्टर्स हैं उनकी एक मैक्सिमम वेक्टर लेंथ होती है जिसका हमने MVL आपकी बुक में कहा गया, और जो लेटेस्ट आपका अपडेटेड मैनुअल है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल, उसमें इसको VL मैक्स का नाम दिया गया। और ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है इट इज़ 32 फॉर RV64V वेक्टर इस 5 माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है जी। तो लेट्स सपोज आपका जो प्रोसेसिंग कर रहे हैं उसमें आपको ये 32 रिक्वायर्ड नहीं है, उससे स्मॉलर वैल्यू रिक्वायर्ड है या लार्जर वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो फिर आप क्या करेंगे, ठीक है जी। आपका ये मिस मैच हो सकता है आपकी इस वैल्यू से, मैक्सिमम वैल्यू से, तो फिर आप क्या करेंगे, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल आपके यहाँ 2 वेक्टर्स हैं x एंड y और आप इन दोनों को ऐड अप करें, तो ये दोनों वेक्टर्स जो हैं इसकी जो लेंथ है वो n है, ठीक है जी। तो इस लूप में एक तो बात हो सकती है कि ये जो n है इट कुड बी ग्रेटर देन और लेस देन VL मैक्स, फिर आप क्या करेंगे। और नंबर 2, ये जो लेंथ है कई दफ़ा ऐसा होगा कि आप लोगों को ये कंपाइल टाइम पे पता चलेगी, उससे पहले ये अननोन होगी, ठीक है। ये सॉरी कंपाइल टाइम पे ये अननोन होगी, ये एग्जीक्यूशन के दरमियान चेंज भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल n जो है वो किसी प्रोसीजर का पैरामीटर है, किसी मेथड का पैरामीटर, और वहाँ पे ये मॉडिफाई होकर इसकी वैल्यू चेंज हो रही है रन टाइम में, तो फिर आप कैसे हैंडल करेंगे इन वेक्टर्स को जी। कोई बताएगा क्या करेंगे हम। ये हमारे पास लूप है और ये दोनों वेक्टर्स को एडअप करिए, वही जो हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था AX + Y जो लूप्स थी, उसमें ये जो n है ये आपका कंपाइल टाइम पे आपको नहीं अननोन, बल्कि ये आपको रन टाइम में आपको पता चल रहा है, ठीक है। और हमें इसकी वैल्यू मालूम ही नहीं है कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है क्या। ये VL मैक्स वेक्टर लेंथ से बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, तो हम क्या करेंगे जी। कौन बताएगा मुझे। अब इस डायग्राम पे गौर करें, अगर हमें मालूम ही नहीं है कि ये 9 है या 32 है, या 32 से ज़्यादा है या 32 से कम है, और तो फिर हम कैसे अरेंज करेंगे, हम कैसे आगे प्रोसीड करेंगे अपनी इस लूप को। इसका एक सलूशन ये है कि आप एक रजिस्टर यूज़ करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर, उसका नाम है VL, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो ये जो रजिस्टर है इसमें आप वेक्टर लेंथ फीड कर देंगे। जब आप इसके असेंबली लैंग्वेज कोड लिखेंगे तो आप इसके यहाँ पे VL जो है यहाँ पे आप इसको सेट कर सकते हैं कि आपकी वेक्टर लेंथ क्या है, लेकिन ये जो वेक्टर लेंथ है ये आपकी VL मैक्स से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है जी। VL इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ वेक्टर। जो VL है ये हमें रिप्रेजेंट करेगा कि आपके वेक्टर में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और ये VL जो है VL मैक्स से ज़्यादा नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल
इस केस में यहाँ पे 9 एलिमेंट्स हैं, तो आपकी VL की वैल्यू जो होगी वो 9 होगी। ठीक है जी। तो देखते हैं, व्हाट इफ द वैल्यू ऑफ n इज नॉट नोन एट कंपाइल टाइम एंड मे बी ग्रेटर देन VL मैक्स। अगर ये n की वैल्यू ग्रेटर देन VL मैक्स है और हमें कंपाइल टाइम में नोन नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं? इसका एक सोल्यूशन तो ये है कि आप स्ट्रिप माइनिंग यूज़ कर लें। उसमें ये होता है कि आप 2 सेपरेट लूप्स यूज़ करते हैं। इसकी डिटेल्स मैंने चैप्टर 3 में डिस्कस की थी कि आप कैसे 2 लूप्स यूज़ करेंगे। तो इसको आप अपने तौर पे देखेंगे, मैं आपको ये स्ट्रिप माइनिंग नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि जो RISC-V का माइक्रो प्रोसेसर है इसके पास एक बेहतर सोल्यूशन है स्ट्रिप माइनिंग से। ठीक है जी। तो RISC-V के अंदर इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसको आप ऐसे सॉल्व करेंगे कि आपकी एक इंस्ट्रक्शन है सेट VL, जो इस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर VL को सेट कर सकती है। इसके अंदर इस वैल्यू इंसर्ट करेगी और ये वैल्यू क्या इंसर्ट करेगी, मिनिमम ऑफ VL मैक्स, जो आपकी मैक्सिमम वेक्टर लेंथ है, और इस लूप में जो n की वैल्यू है, जो बेसिकली इन वेक्टर्स x और y की लेंथ को डिफाइन कर रही है, ये VL जो है VL मैक्स और VL मैक्स और n में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो VL में सेट हो जाएगी। ठीक है जी। तो इफ़ n इज़ ग्रेटर देन VL मैक्स, देन जो सेट VL है, n अगर लार्ज होगा तो VL की वैल्यू VL मैक्स हो जाएगी, क्योंकि ये n से स्मॉल होगी। और इस केस में आपके जो वेक्टर्स हैं, आप VL मैक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स एट वन टाइम आप अपने प्रोसेसर में आप एलिमेंट्स को प्रोसेस कर सकते हैं। और अगर आपकी n की वैल्यू जो है VL मैक्स से स्मॉल है, जैसे प्रीवियस केस में यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ 9 है, ठीक है जी, तो उस केस में ये जो सेट VL की कमांड है, ये आपकी VL को n की इक्वल कर देगी और आपको लास्ट आइट्रेशन में सिर्फ n एलिमेंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे, और एक सिंगल साइकिल में आपके या आप ये कह सकते हैं कि आपके एक सिंगल आइट्रेशन में आपके इस लूप की सिंगल आइट्रेशन में आपके n एलिमेंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, अगर आपके n जो है वो लेस देन VL मैक्स है। ठीक है जी। इसको एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग। जी, ये जो कोड है ये इसी लूप को एग्जीक्यूट, यस जी पूछें सर। प्रॉब्लम तो बेसिकली ये है ना कि हमें n की वैल्यू नहीं बताती, मतलब हमें यस ऐसा ही है। तो फिर ये कंपैरिजन कैसे करेंगे? ये रन टाइम में, जब रन टाइम में हमें n की वैल्यू मिल जाएगी ना, तो फिर हम इसको ये आपका जो अभी हम कोड की मदद से आपको समझाता हूँ, जब रन टाइम में हमें n की वैल्यू मिल जाएगी तो फिर जो VL है VL ये सेट हो जाएगा इस सेट VL कमांड से। ठीक है, ठीक है। तो अभी हम इस एग्जांपल से देखते हैं, अगर फिर समझ इस एग्जांपल में देखिए, आपको देखेंगे कि ये जो VL है सेट VL की कमांड है, ये हर आइट्रेशन में चेक हो रही है, हर आइट्रेशन में चेक होगी। और MVL ये बेसिकल ओल्ड नेम है आपका VL मैक्स का, ये मैक्सिमम वेक्टर लेंथ है, और ये n, तो हर आइट्रेशन में आप इसको चेक कर रहे हैं n की वैल्यू, क्योंकि हमें नोन नहीं है, रन टाइम में चेंज भी हो सकती है। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि रन टाइम में चेंज भी हो सकती है, ये n की वैल्यू किसी मेथड से भी आ सकती है, या इसमें कोई डिफरेंट ऑपरेशंस हो सकते हैं जिसकी वजह से n जो है वो चेंज हो रहा हो। ठीक है, तो ये हर आइट्रेशन में आप n को चेक कर रहे हैं और आपका VL सेट हो रहा है। ये RISC-V में फीचर है कि जो आपका VL है वो मैक्सिमम वेक्टर लेंथ और n में से मिनिमम को चूज़ कर लेगा। ठीक है, तो ये इस तरह में पता चल रहा है n। ठीक है, ये रन टाइम में हमें n की वैल्यू मॉडिफाई हो रही है, और हर आइट्रेशन में हम n को चेक कर रहे हैं, और उस n की बेस पे हम मैक्सिमम वेक्टर लेंथ और n में से मिनिमम को चूज़ कर रहे हैं। क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन? समझ आ गया आपको जी? किन्होंने पूछा था? ओके, तो अब देखते हैं ये कैसे काम कर रहा है। तो सबसे पहले तो हमने वेक्टर रजिस्टर्स को कॉन्फ़िगर किया। हमें 2 डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर्स चाहिए 64 बिट के। ये रैपिड कॉन्फ़िगरेशन इंस्ट्रक्शन है, इसके बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये भी ऑब्सोलीट होगी, इसकी जगह कोई और न्यू इंस्ट्रक्शन है। तो ये आप लोग जो हैं वो अपने तौर पे मैनुअल्स में देख सकते हैं। तो ये आपने 2 वेक्टर रजिस्टर्स ले लिए, डबल प्रिसीजन 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर्स, वेक्टर रजिस्टर्स बेसिकली। तो अब इसके अंदर आपने एक F0 के अंदर आपने एक स्केलर को, इस A के बारे में भी आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये VMIF सिमुलेटर में आप स्केलर्स को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे आप
x5 के अंदर किसी वैल्यू पुट कर दें स्केलर की, या फिर आप इमीडिएट वैल्यू दे दें, यहाँ पे नो इशू। तो यहाँ पे आप एक स्केलर फिट कर रहे हैं f0 में, क्योंकि आपको क्या करना है, आप लोगों को वही ax प्लस y की जो लूप है जो हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी उसको आपने इम्प्लीमेंट करना है, जिसमें आज के लेक्चर में इस लूप में इस फंक्शन इस ऑपरेशन में डिफरेंस ये है कि हमें वेक्टर की लेंथ अननोन है। ठीक है जी। तो अब यहाँ से आपकी लूप स्टार्ट हो रही है और इस लूप के अंदर आप क्या कर रहे हैं, आप अपने वेक्टर कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर VL को सेट करें। ये कमांड है सेट VL। ठीक है जी। और ये जो VL है ये टेम्पोरेरी रजिस्टर T0, इसको भी सेट करेगा और VL को भी सेट कर देगा। ठीक है। इसमें से जो A0 है इट इज़ बेसिकली N। ठीक है। यहाँ पे A0 जो है वो N को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस लूप की फर्स्ट इंस्ट्रक्शन में आप इस वेक्टर VL को सेट कर रहे हैं और T0 को सेट कर रहे हैं आप। ये दोनों रजिस्टर्स आप सेट VL जो है वो आपकी T0 को भी सेट कर देगा और VL को भी सेट कर देगा। ठीक है जी। तो उसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वेक्टर लेंथ जो आपका बेसिकली डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, हमारी अजम्पशन है ये 32 है फॉर RV64V माइक्रो प्रोसेसर, और यहाँ पे n जो है वो लूप की आइट्रेशंस हैं, या इन अदर वर्ड्स यहाँ पे वेक्टर की लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी। तो जब ये मिनिमम वैल्यू सेट हो गई, ये ग्रेटर देन MVL भी हो सकती है, या VL मैक्स वेक्टर मैक्सिमम वेक्टर लेंथ ग्रेटर भी हो सकती है, उससे स्मॉल भी हो सकती है। तो जो भी वैल्यू होगी n की, तो इसकी बेस पे कि अगर n ग्रेटर देन VL मैक्स होगा तो VL जो है वो VL मैक्स के इक्वल होगा, अगर ये लेस देन VL मैक्स होगा तो VL जो है वो n के इक्वल होगा। इनमें से जो मिनिमम होगा वो VL के इक्वल होगा। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में क्या हो रहा है। लोड इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे आपका स्टार्टिंग एड्रेस है x5, ये आपका x वेक्टर का स्टार्टिंग एड्रेस है, और यहाँ से आपका एक पूरा वेक्टर जो है वो आपने लोड किया है V0 में। अब ये एक इंस्ट्रक्शन है शिफ्ट लॉजिकल लेफ्ट इमीडिएट। यहाँ पे आप ये कर रहे हैं कि आपका जो VL की वैल्यू है, जो भी वैल्यू है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है, और आपने इससे 3 लॉजिकल लेफ़्ट शिफ्ट किया है। तो बेसिकली आप जब लॉजिकल लेफ़्ट शिफ्ट करते हैं तो आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और 3 टाइम्स आप लॉजिकल शिफ्ट करेंगे तो बेसिकली आप 8 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, 4 से करेंगे तो 16 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, एंड सो ऑन। ये आप सिंपल डिजिटल सिस्टम्स में जो आपने 3rd सेमेस्टर में कोर्स पढ़ा था वहाँ पे आपने लॉजिकल शिफ्ट को समझा हुआ है। तो आपने 3 टाइम्स आप जब लॉजिकल शिफ्ट कर रहे हैं तो आप बेसिकली आप उसे 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इन अदर वर्ड्स लेट्स सपोज n की वैल्यू 10 है, तो आप इसे 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये 30 बन जाएगा। तो इन अदर वर्ड्स आपने 30 बाइट्स जो हैं वो आपने मूव करनी है। ठीक है। इन बाइट्स में आप चले जाएंगे। ठीक है। तो अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में आपने क्या किया, आपने अपने इस x5 में, आपको अगर लास्ट लेक्चर का कोड याद हो तो हमने यहाँ पे एक एंड एड्रेस जो था इस वेक्टर का वो स्टोर किया था, क्योंकि हमें वहाँ पे n इनिशियली नॉन था, और फिर हमने x के अंदर यहाँ पे जो x ऐड इमीडिएट की वैल्यू यूज़ करते हुए हमने 8 का इंक्रीमेंट किया था, और फिर हमने यहाँ पे लास्ट में लूप को चेक किया था, और फिर हमने आइट्रेशंस की थी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने अपने इस स्टार्टिंग एड्रेस में T1 जो बेसिकली अब VL इंटू 8 बन चुका है, आपने उसके अंदर ऐड अप किया है। ठीक है। नेक्स्ट में आप क्या कर रहे हैं, आप अपने वेक्टर को स्केलर से F0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर AX ऑपरेशन परफॉर्म हो गया है, और अब नेक्स्ट स्टेप में आप वेक्टर Y को लोड कर रहे हैं जिसका स्टार्टिंग एड्रेस X6 में है, और इसके अंदर आपने जब आपने लोड कर लिया तो आपने ये जो वेक्टर है ये जो एडिशन है इसके अंदर ये दोनों वेक्टर्स को ऐड अप कर दिया, V0 और V1 को, इस वेक्टर को और इस वेक्टर को आपने ऐड अप कर दिया, और इसको ऐड अप करने के बाद अब आपने क्या किया है, ये जो आपकी A0 की वैल्यू है, n की वैल्यू है, n की, आपने इसमें से इस T0 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके n की वैल्यू जो है आपकी n की वैल्यू जो है वो 35 है, n की वैल्यू 35 है, और MVL जो है वो 32 है। तो मिनिमम जो है वो 32 है, तो T0 की वैल्यू जो होगी 32 होगी। तो यहाँ पे जो है इस इंस्ट्रक्शन में आप बेसिकली n माइनस T0 कर रहे हैं, तो बेसिकली 32 माइनस 30, तो इट विल बी 2।
तो यहाँ पे जो होगा ए नोट की जो एन की वैल्यू है, ए नोट की अपडेटेड वैल्यू है, एक आइट्रेशन कंप्लीट होने के बाद वो 2 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, अपने एन को अपडेट कर रहे हैं। सेकेंडली, जो आपने यहाँ पे एडिशन परफॉर्म की है ए एक्स प्लस वाई, आप उसको वापस x6 के अंदर स्टोर कर रहे हैं y के अंदर, और अपने x6 को भी अपडेट कर रहे हैं जैसे आपने यहाँ पे x5 को अपडेट किया है। और यहाँ पे आप चेक कर रहे हैं वेदर ए नॉट इज इक्वल टू 0 और नॉट। इफ़ इट इज़ 0 आपका जो है लूप टर्मिनेट हो जाएगी, इफ़ नॉट इक्वल टू 0 आप दोबारा जंप करेंगे इस इंस्ट्रक्शन में। और यहाँ पे लेट्स वो जो हमारी एजम्पशंस हैं, अब ए नोट एन की वैल्यू 2 हो चुकी है, तो 2 और 32 में 2 जो है वो मिनिमम नंबर है, तो यहाँ पे वी एल की वैल्यू जो है वो 2 सेट हो जाएगी और ये लूप दोबारा चलेगी। और उसके बाद आपका कोई भी ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन ये ट्रू हो जाएगा और आपकी ब्रांच जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी, आपकी लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी और आप अपनी कैलकुलेशंस कर लेंगे। जी, इसमें कोई क्वेश्चन है इस कोड में? और ये अगेन ये हमने डायनामिक रजिस्टर टाइपिंग लास्ट लेक्चर में देखी थी, तो ये आप सारे वेक्टर्स को बाद में आखिर में डिसेबल भी करें जब आपकी लूप टर्मिनेट हो जाए। तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन है या इस कोड में, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। बेसिकली हमने किया क्या, अगर आपका एन ग्रेटर देन मैक्सिमम वी एल मैक्स से लार्जर है, तो आप हर आइट्रेशन में वी एल मैक्स वी एल मैक्स वी एल मैक्स वी एल मैक्स को एग्जीक्यूट करें, और उसके बाद जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे वो लास्ट आइट्रेशन में एग्जीक्यूट हो जाएंगे। बिल्कुल उसी तरह जैसे अभी हमने 35 एज्यूम किया था, एन को एज्यूम किया था 35, तो फर्स्ट आइट्रेशन में 32 नंबर्स प्रोसेस होंगे, नेक्स्ट आइट्रेशन में आपके 2 नंबर्स प्रोसेस होंगे। तो स्ट्रिप माइनिंग में जो हमने चैप्टर 3 में पढ़ी थी, इस ग्रीन पार्ट के लिए एक लूप यूज़ होती है और एक येलो पार्ट के लिए एक सेपरेट लूप यूज़ होती है। जबकि रिस्क 5 में जो हम कह रहे हैं कि एक बेटर सोल्यूशन है, वो एक ही लूप यूज़ होती है। वो ये करता है कि एम चंक्स को पहले सॉल्व करता है और लास्ट आइट्रेशन में ये जो रिमेनिंग पार्ट्स होंगे, रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे, उनको प्रोसेस करता है। ठीक है जी, तो ये हमने जो लूप एग्जीक्यूट की है बिल्कुल उसी तरह एग्जीक्यूट किया है कि हमने पहले 32 एलिमेंट्स एग्जीक्यूट किए और रिमेनिंग 2 हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया। तो अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन है इस वेक्टर लेंथ रजिस्टर्स में, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अगर नहीं क्वेश्चन तो फिर हम आगे चलते हैं एक नए प्रॉब्लम की तरफ और देखते हैं कि हम उसको कैसे हैंडल करते हैं और उसकी वजह से क्या इम्प्रूवमेंट्स आती हैं। तो ये है जी वेक्टर मास्क कंट्रोल। बेसिकली जब आपकी लूप्स के अंदर इफ़ कंडीशंस होंगी और आपकी लूप की जो बॉडी है वो उसकी जो बॉडी है वो कंडीशनली एग्जीक्यूट करेगी, तो आप इस लूप को फुली वेक्टराइज नहीं कर सकते। ठीक है जी, आपको पता ही नहीं है कि आपके जो वेक्टर्स हैं उनमें से किन एलिमेंट्स ने एग्जीक्यूट होना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इफ़ एक्स आई इज़ नॉट इक्वल टू 0 देन यू हैव टू परफॉर्म दिस सब्ट्रैक्शन। अगर आपको मालूम ही नहीं है कि आपने कौन कौन से एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है और किन को नहीं करना, तो आप लोग अपने वेक्टर्स को किस तरह हैंडल करेंगे। यानी अगर आपने सब्ट्रैक्शन करनी है, ये जो ऐड और सब्ट्रैक्ट यूनिट है, अगर आपने सब्ट्रैक्शन करनी है और आपने सिर्फ A1 और A9 को सॉल्व करना है, बाकी सारे एलिमेंट ज़ीरोज़ हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई ओके आपने A1 और A9 को सॉल्व करना है, बाकी को नहीं करना हार्डवेयर लेवल पे। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने आपको लास्ट सेक्शन में कहा था प्रेडिकेट रजिस्टर्स होते हैं PI, और वो बेसिकली आपके अगर इफ़ स्टेटमेंट्स आ रही हैं, कंडीशंस आ रही हैं आपकी लूप्स में, तो उसको हैंडल करने के लिए यूज़ होते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम वेक्टर मास्क कंट्रोल की टेक्निक यूज़ करेंगे, जिसके अंदर प्रेडिकेट रजिस्टर्स यूज़ होते हैं, जो बेसिकली बूलियन वेक्टर्स हैं जो मास्क वैल्यू को स्टोर किए बैठे होंगे। ठीक है जी, तो देखते हैं कैसे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपने ये कोड है आपके पास, और इसमें से आपकी ये जो लूप की बॉडी है उसमें ये कंडीशनली एग्जीक्यूट हो रही है। अगर आपका वेक्टर x का एलिमेंट 0 नहीं होगा तो आप ये सब्ट्रैक्शन करेंगे, अगर वेक्टर x का एलिमेंट 0 होगा तो आप इसको स्किप कर देंगे। ठीक है जी, तो लेट्स सपोज x और y के स्टार्टिंग एड्रेसेस x5 और x6 में है पहले की तरह, और देखते हैं जी कि आपके जो प्रेडिकेट रजिस्टर्स हैं PI, जो हमने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो देखते हैं PIs को यूज़ करते हैं जिसमें बेसिकली मास्क वैल्यूज़ हैं।
इन वेक्टर्स के अंदर जो बेसिकली जो प्रेडिकेट रजिस्टर्स हैं, ये आप इनको कह सकते हैं कि बूलियन रजिस्टर्स हैं। ठीक है जी, ये बूलियन रजिस्टर्स हैं और इनके अंदर वेक्टर्स की जो है ना इंडेक्स स्टोर होगी, और आप ये कह लें कि आप इसके अंदर वो एलिमेंट्स वो उन इंडेक्सेस पे 1 होगा जिनको आपने एग्जीक्यूट करना है, और जिन पे ये 0 होगा उनको आपने एग्जीक्यूट नहीं करना। एक बूलियन वेक्टर है 0 1 0 1 0 1, जहाँ जहाँ पे 1 होगा आपने उसको एग्जीक्यूट करना है, और जहाँ जहाँ पे 1 नहीं है, 0 है, आपने उसको एग्जीक्यूट नहीं करना। ठीक है जी, तो देखते हैं हम इस प्रेडिकेट रजिस्टर्स को यूज़ करते हुए हम इस लूप को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इनटू असेंबली लेवल लैंग्वेज। ठीक है जी, तो पहले की तरह आपने 2 फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर्स कॉन्फ़िगर किए हैं, और ये एक न्यू कमांड है vsetpcfgi। ठीक है, ये प्रेडिकेट रजिस्टर्स को कॉन्फ़िगर कर रही है, और यहाँ पे आपने एक सिंगल प्रेडिकेट रजिस्टर जो है उसको एनेबल किया है। ठीक है जी, vset प्रेडिकेट रजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन, आपने इस कमांड को यूज़ करते हुए आपने एक सिंगल प्रेडिकेट रजिस्टर को एनेबल कर दिया। ठीक है जी, तो अगेन ये vsetpcfgi ये कमांड भी ऑब्सोलीट हो चुकी है। इसको भी आप जो है प्रेडिकेट रजिस्टर्स जो हैं इसके बारे में अभी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि अब जो न्यू अपडेटेड इंस्ट्रक्शन मैनुअल है उसके अंदर ये प्रेडिकेट रजिस्टर्स जो हैं या वेक्टर मास्क कंट्रोल रजिस्टर्स जो हैं कैसे हैंडल हो रहे हैं। तो अगेन सबसे पहले आपने v0 x वेक्टर को लोड किया है v0 में, इस x को आपने v0 में लोड कर दिया, और सेकंड वेक्टर को आपने जो y है आपने उसको v1 में लोड कर दिया। अब यहाँ पे एक कमांड यूज हुई है fmv.d.x। इसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, आप x0 में, जी आप में से मुझे बताइएगा x0 के अंदर क्या स्टोर होता है, x0 के अंदर क्या होता है जी, x0 के अंदर क्या वैल्यू स्टोर होती है, किसी को याद है? यस, तो ये जो x0 है, आप इसमें बेसिकली इस x0 को f0 में मूव कर रहे हैं, ये मूव की कमांड है, फ्लोटिंग पॉइंट मूव। आप x0 को f0 में स्टोर कर रहे हैं, बेसिकली आप 0 को स्टोर कर रहे हैं f0 में, और ये जो d है इट इज़ डबल प्रिसीजन, और ये जो x है ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो आपका डबल प्रिसीजन नंबर f0 में स्टोर होगा ना, ये फ्लोटिंग पॉइंट स्टैंडर्ड है IEEE 758-2008। ये इस फॉर्मेट में अपने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को जो बेसिकली 0 है उसको f0 में स्टोर करेगा। ठीक है जी, तो मैंने आपसे इंस्ट्रक्शन मैनुअल जो लास्ट लेक्चर में शेयर किया था, यहाँ पे fmv.d.x है। आप लोगों ने अपने तौर पे एक छोटी सी होमवर्क में आप लोगों को दे रहा हूँ छोटा सा, या आप लोगों ने अपने तौर पे fmv.x.d की जो इंस्ट्रक्शन है उसको एक्सप्लोर करना है कि उसमें क्या डिफरेंस है, और ये .d.x है, आप लोगों ने एक्सप्लोर करना है कि .x.d में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो फिलहाल हम इस कोड पे रहते हैं। यहाँ पे x0 एक फ्लोटिंग पॉइंट 0 जो है वो f0 में स्टोर हो गया। अब इस 0 को बेसिकली आपने, क्योंकि आपने इस इफ स्टेटमेंट को हैंडल करना है, तो आप इस 0 को f0 को यूज़ करेंगे अपने प्रेडिकेट रजिस्टर p0 को। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, ये प्रेडिकेट रजिस्टर है, इसको आप कॉन्फ़िगर करेंगे v प्रेडिकेट नॉट इक्वल, ये कमांड है v वेक्टर प्रेडिकेट नॉट इक्वल। इट मीन्स आपने जो p0 है इसको आपने सेट कर दिया 1 इफ v0 आए। ये जो v0 है, ये जो वेक्टर है, वेक्टर जो आपने पहले देखा है, वेक्टर की वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है जी, f0 इज 0। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है ये आपका प्रेडिकेट रजिस्टर को हैंडल सेट कर रहा है, इसमें वैल्यू इंसर्ट कर रहा है, इसको कॉन्फ़िगर कर रहा है बेसिकली। इस यहाँ पे इनेबल हुआ था, यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो रहा है कि आपका p0 ऑफ i विल बी इक्वल टू 1 इफ दिस वेक्टर एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल टू 0, और हम यही चाहते हैं। सॉरी, ये हमने अब ये इफ स्टेटमेंट है, हमने इस प्रेडिकेट रजिस्टर की मदद से यहाँ पे उसको असेंबली लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लिया। ठीक है जी, उसके बाद जी आप सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करें बिटवीन v0 एंड v1, और उसका रिजल्ट जो है वो v0 में स्टोर करें।
और ये सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने के बाद अपने इस वी नोट को आप वापस मेमोरी में डंप कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, ठीक है जी। और उसके बाद आपने वेक्टर रजिस्टर्स को डिसेबल कर दिया, प्रेडिकेट रजिस्टर्स को डिसेबल कर दिया। इस कोड में कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके जी, वेक्टर मास्किंग इज अपडेटेड इन ड्राफ्ट 1.0 रिस्क 5V वेक्टर एक्सटेंशन इंस्ट्रक्शन मैनुअल। मैंने आप लोगों से शेयर किया था। आप लोगों ने प्रेडिकेट रजिस्टर्स के बारे में जो अपडेटेड है अपडेट्स हैं वो आप सेक्शन 5.3 में पढ़ेंगे इस मैनुअल के, ठीक है जी। और in the base vector extension the mask value used to control execution of mask vector instruction is always supported by vector registers v node। यहाँ पे हमने predicate register p node यूज़ किया है। जो अपडेटेड इंस्ट्रक्शन मैनुअल है उसमें हमेशा जो है वो कह रहा है कि आप ये जो वेक्टर मास्क कंट्रोल का ऑपरेशन है ये वेक्टर रजिस्टर v नोड से हैंडल करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे तो हमने v नोड के अंदर पूरा वेक्टर स्टोर कर दिया है, लेकिन प्रेडिकेट रजिस्टर्स अगर आपने ये वेक्टर मास्क कंट्रोल का ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आप बेसिकली ये मास्किंग जो है वो वी नोड को यूज़ करते हुए करेंगे, ठीक है जी। ये आपका जो अपडेटेड मैनुअल है उसके अंदर ये अपडेट हो गया हुआ है। मैंने आपको लास्ट सेक्शन में बताया था कि जो वेक्टर इंस्ट्रक्शंस हैं ये स्टिल अंडर डेवलपमेंट हैं और इसका ड्राफ्ट वर्जन रिसेंटली रिलीज़ हुआ है, ठीक है जी। तो यूजिंग ए वेक्टर मास्क रजिस्टर डज हैव एन ओवरहेड। यस, ये जो हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वेक्टर मास्किंग का, इसका एक ओवरहेड है, ठीक है। बट जो वेक्टर मास्क कंट्रोल को यूज़ करते हुए स्टिल आप अपनी इस लूप को, इस तरह के कोड को ज़्यादा फास्ट जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं और ये ओवरहेड जो है वो नेग्लिजिबल होता है, ठीक है जी। तो ये जो वेक्टर रजिस्टर जो हैं ये जो आप बेसिकली वेक्टर मास्क कंट्रोल कर रहे हैं, ये वेक्टर रजिस्टर्स रिलाई ऑन कंपाइलर्स टू मैनिपुलेट मास्क रजिस्टर्स, ठीक है जी। तो ये कंपाइलर्स यहाँ पे ना वेक्टर आर्किटेक्चर लिखना था, यहाँ पे छोटी सी एक मुझसे मिस्टेक हुई है, यहाँ पे वेक्टर आर्किटेक्चर है। तो जो वेक्टर आर्किटेक्चर्स हैं जो हम पढ़ रहे हैं वो कंपाइलर्स पे रिलाई करते हैं कि वो मास्क रजिस्टर्स को मैनिपुलेट करें। जो GPUs हैं जो हम नेक्स्ट वीक में पढ़ना शुरू करेंगे, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स, उनके अंदर ये वेक्टर मास्क कंट्रोल का डेडिकेटेड हार्डवेयर होता है जो इस वेक्टर मास्क कंट्रोल को मैनिपुलेट कर रहा होता है, ठीक है जी। और आपको ये जहाँ पे जैसे आपने यहाँ पे हैंडल किए हैं इसको, यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर में ये हार्डवेयर बिल्कुल इनविजिबल होता है, ये ऑटोमेटिकली हार्डवेयर इन चीज़ों को हैंडल कर रहा होगा, आप लोगों को कुछ नहीं करना होगा, ठीक है। GPU के अंदर ये ऑटोमेटिकली हार्डवेयर इस वेक्टर मास्क कंट्रोल को हैंडल कर रहा होगा, आपको कोड लेवल पे, असेंबली लेवल पे इसे हैंडल नहीं करना GPU में। ये इन दोनों में डिफरेंस है, तो ये याद रखिएगा। ये नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे GPUs के अंदर ये जो वेक्टर मास्क कंट्रोल है ये हार्डवेयर में इंप्लीमेंट हुआ है, जबकि वेक्टर आर्किटेक्चर्स में यहाँ पे रजिस्टर्स नहीं है, ये वेक्टर आर्किटेक्चर्स हैं। वेक्टर आर्किटेक्चर्स में ये कंपाइलर्स हैंडल कर रहे होते हैं या प्रोग्रामर इसे असेंबली लेवल लैंग्वेज में इसको हैंडल कर रहा होता है, ठीक है जी। तो चाहे आप हार्डवेयर लेवल पे करें, सॉफ्टवेयर लेवल पे करें, बोथ वर्जन में जो गीगा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस हैं, नंबर ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस हैं, वो आपके रिड्यूस हो जाते हैं इस वेक्टर मास्क कंट्रोल को यूज़ करने की वजह से। ओके जी, अब एक नया प्रॉब्लम है तो देखते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व करेंगे और इसका क्या इफेक्ट है और इससे क्या इम्प्रूवमेंट्स आती हैं। तो चैप्टर 2 में हम लोगों ने देखा था कि माइक्रो प्रोसेसर्स जो हैं वो बहुत फास्ट होते जा रहे हैं, जो मेमोरी स्पीड्स हैं वो स्लो हैं और इन दोनों में गैप क्रिएट हुआ है। तो माइक्रो प्रोसेसर्स पहले ही स्लो हैं और अब वेक्टर आर्किटेक्चर्स जो हैं उनमें तो हमें और ज़्यादा बैंडविड्थ चाहिए। तो हम ये जो बैंडविड्थ का प्रॉब्लम है, ये जो वेक्टर लोड स्टोर यूनिट हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, इसने जो मल्टीपल एलिमेंट्स आपके एक वेक्टर में लोड होने हैं तो इसे मेमोरी को, जो मेमोरी से आपने लोड होने हैं उस मेमोरी की बैंडविड्थ बहुत हाई होनी चाहिए। मेमोरीज आपकी पहले ही स्लो हैं, वेक्टर्स की रिक्वायरमेंट्स और ज़्यादा होगी है, तो फिर आप क्या करें, ठीक है जी। तो ये जो है RV64V वेक्टर लोड स्टोर यूनिट जो है स्टार्टअप टाइम इज 12 क्लॉक साइकिल। जी ये देखें जी, वेक्टर लोड स्टोर जो हैं वो 12 क्लॉक साइकिल्स कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है जी, 12 क्लॉक साइकिल्स कंज्यूम कर रहे हैं। ये लास्ट लेक्चर की लास्ट स्लाइड है, ठीक है जी। ये स्टार्टअप टाइम, इनिशिएशन रेट जो थे ये बेसिकली आपके ओवरहेड थे। तो इनिशिएशन रेट में नॉट नेसेसरी भी 1 क्लॉक साइकिल ड्यू टू मेमोरी बैंक स्टॉल्स, ठीक है जी।
प्रॉब्लम ये है बैंडविड्थ लिमिटेड है आपकी मेमोरी की, तो अगर आपने एलिमेंट्स को फेच करना है हाई रेट पे और मेमोरी आपको प्रोवाइड नहीं कर रही तो आपको वेट करना पड़ेगा, यानी आपको वेट करना पड़ेगा कि भाई आपने मेमोरी से रिक्वेस्ट किए 10 एलिमेंट्स दे दें और मेमोरी जो है वो एक एक करके आराम से आपको प्रोवाइड करिए एलिमेंट्स, तो आपको मेमोरी बैंक स्टॉल्स जो हैं वो आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप जो हैं वो मल्टीपल बैंक्स यूज़ करें। जैसे आपने कैशेस में यूज़ किया था, मल्टी लेवल कैशेस यूज़ की थी, तो यहाँ पे सोल्यूशन ये है स्प्रेडिंग एक्सेस अक्रॉस मल्टीपल इंडिपेंडेंट मेमोरी बैंक्स। ठीक है जी, आपने एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट मेमोरी बैंक्स यूज़ करने हैं। यहाँ पे मेमोरी की बात नहीं हो रही, मेमोरी बैंक्स की बात हो रही है, यानी आपके मेमोरी बैंक्स हैं तो आपने एक बैंक नहीं यूज़ करना, मल्टीपल बैंक्स यूज़ करने हैं और इतने यूज़ करने हैं कि आपका इनिशिएशन रेट जो है वो जो है इस VLSU के लिए, वेक्टर लोड स्टोरेज यूनिट के लिए, वो 1 के इक्वल हो जाए। यानी आपके एक ही साइकिल में जो एलिमेंट ग्रुप है वो इतना बड़ा हो जाए कि आपको आपकी जो स्टॉल्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ठीक है जी, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपने इंडिपेंडेंट मेमोरी बैंक्स यूज़ करने हैं, उनको कंट्रोल करना है और इन मेमोरी बैंक्स में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि नॉन सीक्वेंशियल वर्ड्स जो हैं, यानी आपने एक वेक्टर उठाना है, वेक्टर फेच करना है, तो उसके नॉन सीक्वेंशियल वर्ड्स जो हैं वो भी आप लोड और स्टोर कर सकें इन मेमोरी बैंक्स में। ठीक है जी, और सपोर्ट मल्टीपल वेक्टर प्रोसेसर्स शेयरिंग द सेम मेमोरी बैंक। अब अगेन मल्टी कोर माइक्रो प्रोसेसर्स के अंदर एक से ज़्यादा वेक्टर प्रोसेसर्स हो सकते हैं, तो जितने भी माइक्रो प्रोसेसर्स हैं वो सब के सब जो हैं वो इन सेम मेमोरी बैंक्स को शेयर करेंगे, इनमें ये सपोर्ट भी होनी चाहिए। तो एक एग्जांपल देखते हैं छोटी सी। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास एक माइक्रो प्रोसेसर है, मल्टी कोर माइक्रो प्रोसेसर है, जिसमें 32 प्रोसेसर्स हैं और हर प्रोसेसर जो है वो एक सिंगल साइकिल में 4 लोड ऑपरेशंस जनरेट कर रहे हैं, 2 स्टोर ऑपरेशंस को जनरेट कर रहे हैं ईच क्लॉक साइकिल में। ठीक है जी, 32 प्रोसेसर्स हैं और हर सिंगल प्रोसेसर 2 लोड्स और 2 स्टोर्स जो हैं वो जनरेट कर रहा है। ठीक है, ये जो वेक्टर लोड स्टोर यूनिट है इसी के साथ आपकी मेमोरी कनेक्टेड है। अगर आप लोगों को लास्ट लेक्चर की ये डायग्राम याद हो, मैं आप लोगों को, क्योंकि मुझे लगता है आप लोगों ने पढ़े बगैर आप आज के लेक्चर में आ गए, तो ये वेक्टर लोड स्टोर यूनिट जो है वो आपकी मेन मेमोरी से कनेक्टेड है और यहाँ से मेमोरी से आपकी वर्ड्स जो हैं, एलिमेंट जो हैं वो इन वेक्टर्स में लोड हो रहे हैं। ठीक है जी, तो ये जो मेमोरी है, आपने ये प्रॉब्लम जो है इस बैंडविड्थ की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए आपने एक मेमोरी यूज़ नहीं की बल्कि आपने मेमोरी बैंक्स यूज़ करने हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वापस चलते हैं एग्जांपल में। तो हमारी इस एग्जांपल में क्या है, 32 प्रोसेसर्स हैं और हर प्रोसेसर जो है वो एक साइकिल में 4 लोड्स और 2 स्टोर्स जो हैं वो जनरेट कर रहा है। वेक्टर लोड स्टोर यूनिट्स के अंदर 4 लोड्स और 2 स्टोर्स जनरेट हो रहे हैं पर क्लॉक साइकिल। प्रोसेसर साइकिल टाइम जो है 2.167 नैनो सेकेंड है, जबकि SRAM का साइकिल टाइम जो है इट इज़ 15 नैनो सेकेंड। जो हमने चैप्टर 2 में देखा था कि जो रैम्स हैं, मेमोरीज हैं, ये स्लो हैं। 15 नैनो सेकेंड्स बहुत ह्यूज ड्यूरेशन है एज़ कम्पेयर टू 2.167 नैनो सेकेंड्स। ठीक है जी, तो अब हमने ये कैलकुलेट करना है कि हमें कितने मेमोरी बैंक्स रिक्वायर्ड हैं कि ये जो स्टॉल्स का इशू है ना, ये जो स्टॉल्स का इशू है ये सॉल्व हो जाए, हमें वेट ना करना पड़े नैनो सेकंड से। 50 नैनो सेकंड्स हमें हर एलिमेंट के लिए वेट करना पड़ा, हमें ये वेट ना करना पड़े, तो हमें कितने मेमोरी बैंक्स रिक्वायर्ड हैं। तो पहले जी इसको देखते हैं, नंबर ऑफ रेफरेंसेस पर प्रोसेसर्स कितने हैं, 4 + 2 = 6, तो 6 लोड स्टोर ऑपरेशंस पर क्लॉक साइकिल जो हैं वो ये आपके प्रोसेसर्स पर प्रोसेसर जो हैं वो जनरेट हो रहे हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेमोरी रेफरेंसेस आपके कितने हैं, 32 × 6 = 192। तो ये 32 प्रोसेसर्स जो हैं ये टोटल 192 लोड स्टोर ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर आपने सिंगल एक रैम लगा दिया और उसमें से 1 by 1 एलिमेंट आएगा तो ये फिर 192 × 15 आप इमेजिन कर लें ये कितने नैनो सेकेंड्स बनेंगे, या बल्कि मिली सेकेंड्स में चला जाएगा और आपका माइक्रो प्रोसेसर कितना स्लो होगा। ठीक है, तो 192 लोड स्टोर ऑपरेशंस आपको रिक्वायर्ड हैं फॉर 32 माइक्रो प्रोसेसर्स इन सिंगल क्लॉक साइकिल। तो जनाब ईच SRAM बैंक इज बिजी फॉर 15/2.167 = 6.922 अप्रॉक्सीमेटली = 7। इट मीन्स ये प्रोसेसर्स जो हैं
इस 192 ये कहाँ पे गया जी, सॉरी, ये जो आपका एक सिंगल प्रोसेसर है, ये एक लोड स्टोर के लिए 7 क्लॉक साइकिल्स इसे वेट करना पड़ेगा। ठीक है जी, 7 प्रोसेसर साइकिल्स जो हैं आपके SRAM बैंक को वेट करना पड़ेगा। तो फिर मिनिमम बैंक्स आपको कितने रिक्वायर्ड हैं, 7 × 192, क्योंकि आपको 192 पर क्लॉक साइकिल्स आपके ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, तो 1344 मेमोरी बैंक्स आपको रिक्वायर्ड हैं। ठीक है जी, तो अगर आपने इन 32 प्रोसेसर्स को यूज़ करना है तो आपको इस तरह के रैम जिसका साइकिल टाइम 15 नैनो सेकेंड्स है, आपको 1344 मेमोरी बैंक्स यूज़ करने हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक सुपर कंप्यूटर के बारे में बताया था, आई गेस इट वाज इन 1976, जिसका नाम था क्रे T932। ये इसके अंदर 32 माइक्रो प्रोसेसर्स थे और इसके अंदर 1024 मेमोरी बैंक्स इंस्टॉल्ड थे। ठीक है जी, इन स्पेसिफिकेशंस के साथ, जिसका प्रोसेसर साइकिल टाइम 2.167 नैनो सेकंड्स था और SRAM साइकिल जो था वो 15 नैनो सेकंड्स था। इसका इन स्पेसिफिकेशंस के साथ इस सुपर कंप्यूटर में आपके 1024 मेमोरी बैंक्स जो थे वो अटैच थे। ठीक है जी, और ये आज उस दिन का जो सुपर कंप्यूटर है आजकल के माइक्रो प्रोसेसर्स हैं। ओके जी, होपफुली ये आपको मेमोरी बैंक्स का, ये बैंडविड्थ का इशू है, आपको समझ आ गया होगा हमने मल्टीपल बैंक्स कैसे यूज़ करने। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें, हम आगे चलते हैं। आप लोग कहीं भी मुझे इंटरप्ट कर सकते हैं। अब एक इशू है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, ख़ास तौर पे जो GPUs, सॉरी ये जो आपके वेक्टर आर्किटेक्चर्स हैं, इसमें तो ये बहुत ही बड़ा इशू है। आपने वेक्टर आर्किटेक्चर्स में बेसिकली आपने लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आपने प्रोसेस करना है। तो लार्ज अमाउंट बेसिकली आप लेट्स सपोज अगर आप इमेज प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो आपका ये एक इमेज है, इमेज एक 2 डायमेंशनल अरे है, ये एक सेकंड इमेज है। इन दोनों इमेजेस की आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है तो आपको वेक्टर प्रोसेसर चाहिए। आपका जो नॉर्मल माइक्रो प्रोसेसर है वो इन मल्टीप्लिकेशन में नेस्टेड 3 लूप्स यूज़ हो सकती हैं, लेकिन वेक्टर प्रोसेसर्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपने वेक्टर्स को हैंडल करना है और आप एज अ वेक्टर्स इन दोनों इमेजेस को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये आप इसे अच्छी तरह समझ लें, बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है और ये सॉल्व हो जाए तो आपके इवन अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व ना करें, जब मैं अभी आपको प्रॉब्लम बताता हूँ, अगर हम प्रॉब्लम सॉल्व ना करें तो वेक्टर प्रोसेसर्स भी किसी काम के नहीं रहेंगे। उसमें भी बहुत जो आपका परफॉर्मेंस गेन आपको वेक्टर प्रोसेसर्स में मिल रहा है ना, वो भी बहुत कम हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है जी, आपके पास एक एरे है, जब जैसे भी हमने यहाँ कोड को पीछे कोडिंग की है, हमने यहाँ पे पीछे करते रहे हैं। यहाँ पे अगर आप गौर करें, यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स हैं और 32 एलिमेंट्स हैं और हमने मेमोरी में स्टोर किए हुए हैं और ये सीक्वेंशली मेमोरी में स्टोर हुए हुए हैं। ठीक है, आपने फर्स्ट एलिमेंट लिया, फिर आपने अपने इंडेक्स को अपडेट किया सिंगल 1 बाइट से, फिर नेक्स्ट एलिमेंट को पिक किया, फिर नेक्स्ट को किया। आपके जो एलिमेंट्स हैं वो सीक्वेंशली मेमोरी में स्टोर हुए हुए हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, प्रॉब्लम हमें यहाँ पे ये है कि हमारे पास एक लार्ज मैट्रिक्स है, ये भी सीक्वेंशली ही स्टोर होंगे आपके रैम में। सी लैंग्वेज में ये रो मेजर ऑर्डर से स्टोर होते हैं। कॉलम मेजर ऑर्डर फोर्ट्रान लैंग्वेज है, एक बहुत ओल्ड लैंग्वेज है, साइंटिफिक कंप्यूटिंग में अभी भी यूज़ होती है। इसमें एक कॉलम मेजर ऑर्डर में स्टोर होते हैं। इसका मतलब यह है कि लेट्स सपोज हमारे पास 3x3 का मैट्रिक्स है, तो सी लैंग्वेज की हम बात करें तो पहले A11 स्टोर होगा, फिर नेक्स्ट एलिमेंट जो नेक्स्ट लोकेशन होगी मेमोरी में उसमें 12 स्टोर होगा, फिर 13 स्टोर होगा, फिर 21, 22, 23, 31, 32, 33 एंड सो ऑन। रो वाइज आपकी मेमोरी में ये एलिमेंट्स स्टोर होते जाएंगे। कॉलम मेजर ऑर्डर के अंदर कॉलम वाइज आपकी मेमोरी में ये ऑर्डर स्टोर होते जाएंगे, एलिमेंट स्टोर होते जाएंगे। ठीक है जी, इस रो मेजर और कॉलम मेजर ऑर्डर की समझ आ गई है आप लोगों को? इसमें की क्वेश्चन है? अगर ये समझ आ गई है तो फिर मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रखने जा रहा हूँ। प्रॉब्लम ये, हम सी में बात करते हैं, आपने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी है और ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कोड है।
3 नेस्टेड लूप्स। आप ऑर्डिनरी माइक्रो प्रोसेसर में इसे एग्जीक्यूट करें तो एल्गोरिदम्स आप लोगों ने पढ़े होंगे, ये तकरीबन n क्यूब कॉम्प्लेक्सिटी से ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। क्योंकि जो बिग ओ नोटेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी, उसमें ये पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 3 कॉम्प्लेक्सिटी जो है इस एल्गोरिदम को रिक्वायर्ड है, ठीक है। अगर आप इसे ऑर्डिनरी तरीके से ऑर्डिनरी माइक्रो प्रोसेसर्स में इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमने क्या करना है, हमने इसे वेक्टर्स में एग्जीक्यूट करना है, ताकि ये जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, ये वेक्टर इस वेक्टर से मल्टीप्लाई हो, फिर ये वेक्टर इस सेकंड वेक्टर से मल्टीप्लाई हो, फिर ये वेक्टर इस थर्ड वेक्टर से मल्टीप्लाई हो। आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आती है, तो ये वेक्टर इस वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप लोगों के पास C11 की वैल्यू है, ये वेक्टर आपकी इस वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपके पास C22 की वैल्यू है। अब प्रॉब्लम ये है, ये तो सीक्वेंशली पड़े हुए हैं, A21, 22, 23, 24, ये सीक्वेंशली आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपने जो सेकंड मैट्रिक्स है उसमें आपने कॉलम को पिक करना है, और कॉलम वाइज तो आपका C में वैल्यू स्टोर होती नहीं है, आपकी वैल्यूज A12 पे पड़ी हुई हैं, फिर दरमियान में 1321 के एलिमेंट्स हैं, फिर 22 का एलिमेंट है, फिर 2331 के एलिमेंट्स हैं, उसके बाद 32 का एलिमेंट है। आपको ये सेकंड कॉलम चाहिए आपके, जबकि रैम में आपके ये सीक्वेंशली रो वाइज स्टोर हुए हैं, तो आपको पहला सेकंड एलिमेंट चाहिए, फिर यहाँ से 2 एलिमेंट्स को आपने स्किप करना है, फिर एलिमेंट चाहिए, फिर 2 एलिमेंट्स को स्किप करना है, फिर आपको एलिमेंट चाहिए, आपको कॉलम चाहिए, और ये हमेशा ऐसे ही होगा। तो फिर आप क्या करें, आपको हर थर्ड एलिमेंट जो है, हर थर्ड एलिमेंट आपको पिक करना है, हर थर्ड एलिमेंट आपको पिक करना है। यहाँ B11 आपने पिक किया, नेक्स्ट में आपको इन दोनों एलिमेंट्स को स्किप करना है और फिर 321 को पिक करना है। यहाँ पे आपने 31 को पिक करना है, इन 2 एलिमेंट्स को आप स्किप करेंगे, फिर जाके आपकी मल्टीप्लिकेशन होगी और आपके पास C11 की वैल्यू होगी। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें कि आपकी यहाँ पे मैट्रिक्स A में तो आपको एलिमेंट्स सीक्वेंशली मिल रहे हैं, नो इशू, आप इन एलिमेंट्स को 1 1 1 2 1 3 1 4 को वेक्टर V0 में स्टोर कर देंगे, लेकिन यहाँ पे जो आपको एलिमेंट्स चाहिए, इसका आपको आप लोग गौर करें, यहाँ पे हमने सिर्फ हम स्टार्टिंग एड्रेस देते हैं और यहाँ से सीक्वेंशली एलिमेंट्स जो हैं वो आप लोगों के वेक्टर्स के अंदर स्टोर हो जाते हैं, सीक्वेंशली एलिमेंट्स आपके वेक्टर्स में स्टोर हो जाएंगे, लेकिन आपको अब कॉलम चाहिए, और ये कॉलम आपके सीक्वेंशली आपके पास आपकी मेमोरी के अंदर स्टोर नहीं हुआ। तो अब क्या करें जी कैसे हम इसको वेक्टर में स्टोर करेंगे, कौन बताएगा? सर अभी जिस तरह टीचर ने इफ कंडीशन लगाई थी और फॉर लूप के अंदर, तो वैसे नहीं कर सकते? हमने वेक्टर मास्किंग यूज़ की थी, वो यहाँ पे इतना सूटेबल नहीं है, यानी हमारा सूटेबल नहीं है। उसकी रीज़न ये है, बल्कि सूटेबल भी नहीं है और इतना ईजी भी नहीं है, क्योंकि इनकी एलिमेंट जरूरी तो नहीं है 0, ये कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो क्या हम हर वैल्यू के लिए अपने वेक्टर्स को कॉन्फ़िगर करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए एक स्ट्राइड की टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं। स्ट्राइड जो है बेसिकली एक आप कह लें कि एक ऑफसेट है। ये आपका वेक्टर है और आपने लेट्स सपोज आपने एक बेस एड्रेस दे दिया, जैसे हम यहाँ पे स्टार्टिंग एड्रेस देते थे x5, हमने स्टार्टिंग एड्रेस दे दिया। अब इस बेस एड्रेस या स्टार्टिंग एड्रेस के साथ साथ आप लोगों ने एक स्ट्राइड वैल्यू भी देनी होगी, जो बेसिकली आपका एक ऑफसेट होगा। उसका मतलब ये होगा, यहाँ पे इस केस में इस डायग्राम से ये शो हो रहा है कि आपने एक ये एलिमेंट लिया और एक एलिमेंट स्किप करने के बाद हर सेकंड एलिमेंट आप वेक्टर में स्टोर कर रहे हैं, फिर एलिमेंट आपने स्किप किया, फिर सेकंड एलिमेंट आपने स्टोर कर दिया, फिर एलिमेंट स्किप किया एंड सो ऑन। तो स्ट्राइड की वैल्यू बेसिकली यहाँ पे आपने ये रखी हुई है कि आपने स्ट्राइड या ऑफसेट की वैल्यू आपने ये रखी हुई है कि आपने 2 की वैल्यू रखी हुई है। अब नॉन यूनिट स्ट्राइड की जो वैल्यू है, अच्छा अगर आप लोगों ने अंडरग्रेड में इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर स्टडी किया होगा ना, माइक्रो प्रोसेसर के कोर्स में, माइक्रो प्रोसेसर का जो कोर्स आप लोगों ने 5th सेमेस्टर में 6th सेमेस्टर में जहाँ पे भी आप लोगों ने पढ़ा है, वहाँ पे अगर आप लोगों ने इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा होगा ना, तो उसके अंदर इस स्ट्राइड ऑफसेट की एड्रेसिंग मोड अवेलेबल है, ठीक है। स्ट्राइड बिल्कुल से मिलता जुलता एक एड्रेसिंग मोड अवेलेबल है। लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा, नो इशू,
क्योंकि रिस्क के अंदर ये स्ट्राइड ऑफसेट अवेलेबल नहीं है। ये वेक्टर्स के अंदर हम एक स्ट्राइड ऑफसेट जो है, स्ट्राइड की वैल्यू जो है वो नॉन यूनिट स्ट्राइड की वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि हमें हर सेकंड एलिमेंट जो है हमें पिक करना है मेमोरी से और उसको वेक्टर्स के अंदर स्टोर करना है, क्योंकि वेक्टर्स के अंदर रो मेजर ऑर्डर फॉर्म में इस मेमोरी के अंदर रो मेजर ऑर्डर फॉर्म में आपका मैट्रिक्स स्टोर है। तो अगर इसको हमें सॉल्व करना है, हर थर्ड एलिमेंट हमने पिक करना है, तो हम स्ट्राइड की वैल्यू 3 दे देंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट पिक होगा, फिर 3 एलिमेंट स्किप होंगे और फिर नेक्स्ट एलिमेंट आपका वेक्टर में स्टोर हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये लास्ट लेक्चर में आपने आप लोगों को बताया था कि लोड की 3 टाइप्स की इंस्ट्रक्शंस हैं। सिंपल लोड है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ये VLDS ये स्ट्राइडेड लोड है, स्ट्राइडेड स्टोर। ये अभी गैदर स्कैटर को मैं नेक्स्ट लेक्चर में आज ही हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो पहले हम इसमें देख लेते हैं। तो इसमें हम ये करेंगे कि हमारे पास एक बेस एड्रेस होगा, स्टार्टिंग एड्रेस, और फिर एक स्ट्राइड की वैल्यू होगी सेकंड रजिस्टर में, और फिर उसकी बेस पे आपका हर ith एलिमेंट मेमोरी से पिक होगा और वेक्टर्स के अंदर स्टोर होगा। ठीक है जी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम स्ट्राइडेड लोड को यूज़ करेंगे, और ये वेक्टर इंस्ट्रक्शन है, ये ऑर्डिनरी इंस्ट्रक्शन नहीं है। वेक्टर माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ये इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल हैं, लोड की और स्टोर की। ठीक है जी। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है, ये आप लोग इसे खुद देख लेंगे। लेकिन अगेन जी ठीक है, आप ये इसका स्ट्राइडेड लोड जो है आप इसको यूज़ करते हुए अपने मैट्रिसेस की वैल्यूज़ को आप डायरेक्टली अपने वेक्टर्स में लोड करके डायरेक्ट आप सिर्फ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। फिर आप एक वेक्टर आपके पास ये होगा और एक वेक्टर आपके पास ये होगा, और आप जब ये आपके वेक्टर्स लोड हो जाएंगे, ये आपका ऑर्डिनरी लोड होना चाहिए क्योंकि आपका रो मेजर ऑर्डर में एलिमेंट्स हैं आपकी मेमोरी में, ये आपके रो मेजर ऑर्डर में एलिमेंट्स हैं, लेकिन आपको कॉलम चाहिए। तो इसके लिए आपको स्ट्राइडेड लोड यूज़ करना पड़ेगा। इसके लिए आप ऑर्डिनरी यूज़ करेंगे। जब आपके दोनों वेक्टर्स V0 V1 रेडी होंगे तो आपको सिंपल वेक्टर मल्टीप्लिकेशन VMUL की जो कमांड थी VMUL उसको यूज़ करेंगे और फिर आप आगे चलेंगे। ठीक है जी। तो ये आपको वेक्टर मल्टीप्लिकेशन जो है वो बहुत सिंपल हो जाएगी। ठीक है जी। तो अब हम आगे चलते हैं, गैदर और स्कैटर। ये तो एक मैट्रिक्स का एक इशू है ना कि जी आपका जो मेमोरी में एलिमेंट्स हैं वो रो मेजर या कॉलम मेजर ऑर्डर में पड़े हुए हैं। अब एक प्रॉब्लम और होता है मैट्रिसेस में जो बहुत कॉमन है, आपके मैट्रिसेस जो होते हैं वो स्पार्स मैट्रिसेस होते हैं। स्पार्स मैट्रिक्स क्या होते हैं सर? उसके अंदर जीरो जो ज़्यादा होते हैं आंसर। वेरी गुड। जो स्पार्स मैट्रिसेस होते हैं उनमें नंबर ऑफ जीरोस जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है। तो अब इमेजिन करें एक बहुत लार्ज मैट्रिक्स है और उसमें ज़्यादातर जीरोस हैं और सिर्फ 5, लेट्स सपोज 100 बाय 100 का वेक्टर है। बहुत कॉमन है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में 100 बाय 100 बहुत कॉमन है। इवन 1000 बाय 1000 बहुत कॉमन है मैट्रिसेस। और उसके अंदर लेट्स सपोज सिर्फ 5-6 वैल्यूज़ हैं जो नॉन जीरोज हैं, बाकी सब जीरोज हैं। तो अगर आप इस तरह के मैट्रिसेस को आप हैंडल करना शुरू करें और तो आप इमेजिन करें आपकी कितनी मेमोरी जो है वो ज़ाया जाएगी। तो उससे बेहतर नहीं है कि आप सिर्फ वो रिक्वायर्ड वैल्यूज़ नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स को आप हैंडल करें, बाकी उनको जो है वो स्किप कर दें। तो क्या ख्याल है? ठीक है। तो ये गैदर स्कैटर, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक टेक्निक यूज़ हो रही है गैदर स्कैटर। ये वेक्टर आर्किटेक्चर में स्पार्स मैट्रिसेस को हैंडल करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है जी। तो इन स्पार्स मैट्रिक्स एलिमेंट्स ऑफ वेक्टर्स आर स्टोर्ड इन सम कंपैक्टेड फॉर्म एंड देन एक्सेस इनडायरेक्टली। तो हम बेसिकली जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं उनको कंपैक्टेड फॉर्म में हम वेक्टर्स में लोड कर रहे हैं और फिर उन पे ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं और वापस जो है वो मेमोरी में उसको स्टोर कर रहे हैं। तो लेट्स सपोज ये हमारे पास एक वेक्टर एडिशन की एक लूप है। इसमें आपके दो वेक्टर्स हैं A एंड C, और ये जो K और M हैं ये भी वेक्टर्स हैं और ये वो इंडेक्सेस हैं जहाँ पे आपके नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं। ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स जो हैं वो ऐड अप हो रहे हैं, रिमेनिंग एलिमेंट्स आपके ऐड अप नहीं हो रहे। ठीक है। तो ये आपका स्पार्स मैट्रिक्स एडिशन है। सिर्फ और सिर्फ वो एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं जो नॉन ज़ीरोज़ हैं। ज़ीरोज़ को आप ये लूप आपने एक बहुत लार्ज लूप, अगर 1000 एलिमेंट्स हैं तो आप इनको सिर्फ 1000 के लिए एग्जीक्यूट तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ उससे जो एडिशन परफॉर्म हो रही है वो सिर्फ नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स के लिए होगी, बाकियों के लिए नहीं होगी। ठीक है जी। तो देखते हैं जी वेक्टर आर्किटेक्चर के अंदर इस तरह का ऑपरेशन कैसे, जो स्पार्स मैट्रिसेस हैं, स्पार्स वेक्टर्स हैं, उनको कैसे हम हैंडल करेंगे।
तो उसके लिए जी आपकी टेक्निक है गैदर स्कैटर ऑपरेशंस आप यूज़ करते हैं, ये वाली कमांड्स VLDX VSTX, इंडेक्स लोड, इंडेक्स स्टोर। इस इंडेक्स लोड को आप गैदर का नाम देते हैं, इंडेक्स स्टोर को आप स्कैटर का नाम देते हैं, ठीक है जी। तो ये जो गैदर स्कैटर की फीचर है, ये आपके आजकल के माइक्रो प्रोसेसर्स के अंदर हार्डवेयर में ये अवेलेबल है, ठीक है। पहले ये सॉफ्टवेयर साइड पे था, लेकिन अब ये हार्डवेयर में भी मॉडर्न माइक्रो प्रोसेसर जो आजकल के लेटेस्ट माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, उनमें ये हार्डवेयर के अंदर ये गैदर स्कैटर के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो अवेलेबल हैं, ठीक है। RISC-V का जो V एक्सटेंशन है उसके अंदर भी ये अवेलेबल है, ठीक है जी। तो इसमें आप ये क्या कर रहे हैं, आप बेस एड्रेस दे रहे हैं और उसके अंदर ऑफसेट प्रोवाइड कर रहे हैं इंडेक्स वेक्टर जिसके अंदर नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ होंगी। इसका एक कोड हमारे पास अवेलेबल है, तो इसमें हम एग्जांपल से देखते हैं। तो लेट्स सपोज जी X5 X6 आपके वेक्टर A और C के स्टार्टिंग एड्रेसेस हैं, और K और M जो इंडेक्स वेक्टर्स हैं वो आपकी X7 में K स्टोर है और X28 में आपका M स्टोर है। ये दोनों इंडेक्स वेक्टर्स हैं, ओके जी। यहाँ पे जो आप ये बुक में ना यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक्स हुई हुई है, यहाँ पे VLDI लिखा हुआ है, ठीक है। जो यहाँ पे DI नहीं है, DX है आपकी बुक में, ठीक है। ये पेज नंबर आई गेस पेज नंबर 302 है, ठीक है। यहाँ पे I लिखा हुआ है और यहाँ पे इस टेबल में ये VLDX VSTX शो किया हुआ है, जबकि इस पेज पे वो कहता है कि गैदर स्कैटर की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो VLDI और VSTI हैं, ठीक है। तो ये गलत है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ये बेसिकली VLDX और VSTX ही कमांड्स हैं, आई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टेक है आपकी बुक के अंदर, और ठीक है जी। तो पहले आप देखते हैं ये लूप कैसे इंप्लीमेंट हुई है। अगेन फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर्स, वेक्टर रजिस्टर्स कॉन्फ़िगर किए हैं आप लोगों ने। V नोट को आपने लोड किया, जो इंडेक्स है बेसिकली आपकी K स्टार्टिंग फ्रॉम X7, ठीक है। आपने V नोट में आपने लोड कर दिया, और अब आपने ये गैदर का ऑपरेशन आप परफॉर्म करें। VLDX इज गैदर ऑपरेशन, ये ऑर्डिनरी लोड नहीं है, इट इज़ गैदर ऑपरेशन। इसमें आप क्या करें, V1 में अपनी वैल्यूज़ लोड करें, नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ लोड करें स्टार्टिंग फ्रॉम X5 विद इंडेक्स वेक्टर V0। ये V0 जो है वो इंडेक्स वेक्टर है, ठीक है जी। तो जब आपने इंडेक्स वेक्टर दिया, स्टार्टिंग एड्रेस दे दिया, तो इसके अंदर V1 में आपकी नॉन ज़ीरो वैल्यू स्टोर हो जाएंगी। इसी तरह आपने सेकंड इंडेक्स वेक्टर V2 में स्टोर किया, जो बेसिकली M में, और यहाँ से आपने सेकंड लोड किया V3 में, और आपने स्टार्टिंग एड्रेस दिया इसका C का, और इंडेक्स वेक्टर आपका V2 है, तो यहाँ से आपका नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ जो हैं वो V3 में स्टोर हो जाएंगी। यहाँ पे आप एडिशन परफॉर्म करें A और C की नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ की, क्योंकि आप ये जो वेक्टर्स हैं ये आपने गैदर ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं जिसमें नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ इसके अंदर हैं, ठीक है जी। यहाँ पे एडिशन परफॉर्म करने के बाद आपने स्कैटर की ऑपरेशन परफॉर्म किया है, और आपने स्टार्टिंग एड्रेस X5 जो बेसिकली A का है, और इंडेक्स वेक्टर V0, आपका V0 के अंदर जो आपकी वेक्टर है वो आपका V1 में ये इंडेक्स वेक्टर और ये स्टार्टिंग एड्रेस आपका V1 के अंदर आपका वैल्यूज़ जो रिजल्ट है एडिशन का वो स्टोर हो जाएगा, और आपने आखिर में अपने वेक्टर्स को डिसेबल कर दिया, ठीक है जी। तो इस कोड में कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके जी, ये जो वेक्टर लोड स्टोर इंस्ट्रक्शंस है ना, ये वाली ये सब इंस्ट्रक्शंस, ये 3 लोड की हैं और 3 स्टोर की, ये भी आपकी अपडेट होगी आपकी लेटेस्ट अपडेट इंस्ट्रक्शन मैनुअल में। तो जो अपडेटेड इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आपकी इंस्ट्रक्शन मैनुअल जो मैंने आपसे शेयर किया उसमें टॉपिक 7 जो है वो आपका लोड वेक्टर लोड स्टोर के नाम से जो टॉपिक 7 है, आपने उसमें इसको देखने, ये इंस्ट्रक्शंस हैं ये भी अपडेट हो चुकी हैं, ठीक है। गैदर स्कैटर की ऑपरेशन, स्ट्राइड की ऑपरेशन, स्ट्राइड लोड और स्टोर, और जो ऑर्डिनरी लोड है, ये तीनों जो हैं ये 66 इंस्ट्रक्शंस जो हैं इन ये भी चेंज हो चुकी हैं, ठीक है जी।
कि जी एक लास्ट टेक्निक है, आज के लेक्चर का ये लास्ट स्लाइड है आपकी। आप अपने वेक्टर आर्किटेक्चर्स को, यानी बेसिकली आपने परफॉर्मेंस लेनी है अपने आर्किटेक्चर्स वेक्टर प्रोसेसर से। तो एक टेक्निक ये भी हो सकती है, कंपाइलर्स जो हैं वो आपको फीडबैक दे सकते हैं प्रोग्रामर्स को कि भाई आप इस ये जो पीछे प्रीवियस हमने टेक्निक्स यूज़ की हैं ये सब 1 to 6, ठीक है जी। तो इसमें से कुछ आपको जो कंपाइलर्स हैं वो आपको ऑप्टिमाइजेशन जो हैं प्रोवाइड करते हैं कंपाइलर्स, और कुछ जो हैं वो प्रोग्रामर्स जो हैं वो इसको यूज़ करते हैं, ठीक है जी। तो कंपाइलर्स अगर इसको यूज़ करें तो ये जो आपका गेन है ये आपको ये बेंचमार्क्स हैं। अब ये वेक्टर बेंचमार्क्स हैं, सॉरी, ये आपके वेक्टर बेंचमार्क्स हैं। इन बेंचमार्क्स का नाम है परफेक्ट क्लब, ठीक है, इनके बेंचमार्क्स हैं। और ये जो आपका फर्स्ट कॉलम है ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने वेक्टराइजेशन लेवल जो है वो आप लोगों ने कितना अचीव किया है यूजिंग कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन, जो हमने प्रीवियसली अभी आज हमने यूज़ 1 to 6 डिस्कस किए हैं। और ये जो है ये प्रोग्रामर्स अगर आपको हिंट दे रहा है तो फिर आपके अंदर आप जो हैं वो ऑप्टिमाइजेशन जो हैं वो कितनी अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके स्पीडअप्स हैं। तो बेसिकली यहाँ पे सिर्फ ये है कि आप अब जब प्रोग्राम जो वेक्टर आर्किटेक्चर्स आप यूज़ कर रहे हैं तो आप कंपाइलर्स की भी सुने और कुछ अपनी कंपाइलर्स को सुना भी दें। प्रोग्रामर्स जो हैं वो कंपाइलर्स को कॉन्फ़िगर भी कर सकता है, उसको हिंट भी दे सकता है, और कंपाइलर्स जो है वो प्रोग्रामर्स को हिंट दे सकता है। तो इन दोनों जो आपस में मिल के कंपाइलर्स और प्रोग्रामर्स मिल के अगर हम ये वेक्टर आर्किटेक्चर्स को प्रोग्राम करते हैं तो हमारे जो स्पीडअप्स हैं वो मज़ीद इम्प्रूव हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये वेक्टर आर्किटेक्चर्स का टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम डेटा लेवल पैरेललिज्म है वो हम सिंगल इंस्ट्रक्शन, मल्टीपल डेटा इंस्ट्रक्शन स्टैक एक्सटेंशन और मल्टीमीडिया, ये हम नेक्स्ट वीक हम इसको स्टडी करेंगे और कोशिश करेंगे हम नेक्स्ट वीक जो है वो GPUs को भी स्टार्ट कर दें, ठीक है जी। हमारे 3 वेरिएंट्स है वेक्टर आर्किटेक्चर्स, SIMD एक्सटेंशंस और GPUs। तो हमारा वेक्टर आर्किटेक्चर्स हमने ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट वीक जो है हम SIMD एक्सटेंशंस को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों का कोई क्वेश्चन है आज के लेक्चर में तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।